नमस्कार, वेलकम यू ऑल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। लेट मी चेक कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं। एक मिनट देना जरा। यस, तो मैं ऑडिबल हूं क्या? यस, आई एम ऑडिबल और उम्मीद करता हूं आप लोग भी मुझे सुन पा रहे होंगे। एक मिनट, थोड़ा आवाज चेक कर लेते हैं, है ना? यस, दैट्स नाइस। तो एक बार कमेंट करके बता देना अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, तो वेलकम यू ऑल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमने अब तक जितने भी लेक्चर्स किए हैं, लेक्चर नंबर 10 है। आज 10वां लेक्चर होने वाला है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनपीए वाला टॉपिक हमारा चल रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बैंक के पास क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, उनका इस्तेमाल करके बैंकें हमारे देश में किस प्रकार से अपने एनपीए को रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये डिस्कशन कर लिया था कि क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, बैंकों के पास क्या ऐसे तरीके हो सकते थे जिनसे बैंकें अपना पैसा रिकवर कस्टमर से करने में आसान या मतलब कामयाब होती। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहली चीज तो हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से ये पैसा रिकवर किया जा सकता था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि एनपीए क्या है। तो मैंने कहा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब कोई बोरोअर कोई भी अमाउंट रीपे नहीं करता और ओवर ड्यू करता है 90 डेज तक, याद करिए, एनपीए उसे कहते हैं जब वो ओवर ड्यू होगा। ओवर ड्यू वो भी 90 डेज के लिए, 90 दिन के लिए, तो हम उसे कह देंगे कि ये एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। अब ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ना दोस्त, इसके सॉल्यूशंस मैंने बताए थे कि आपको याद रखना है। सॉल्यूशंस का मतलब है इसके क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय हमने डिस्कस किया था डीआरटी, याद करिए, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वो देख लेंगे। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, है ना? डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो ये एक तरीका था जिससे कि पैसे की रिकवरी की जा सकती थी। दीज आर द डेडिकेटेड ट्रिब्यूनल्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन द कस्टमर्स एंड बैंक। और बैंकों और कस्टमर्स के बीच जो भी डिस्प्यूट होंगे उनको रिजॉल्व करने का काम ये करता था। ठीक है, तो पहला तो डीआरटी हो गया। सेकंड, यहां पर आप ध्यान रखें, हमने डिस्कस किया था कि एक सरफेसी एक्ट होगा और उस सरफेसी एक्ट 2002 के अंदर बैंकों को ये एम्पावरमेंट मिलती थी, पावर्स। बैंकों को ये एम्पावर करता था, एम्पावर्स टू बैंक। ये बैंक को एम्पावर करता था कि वो प्रॉपर्टी को या एसेट को अटैच कर सकते थे, यानी कि बैंकों के सशक्तिकरण के लिए इसकी शुरुआत की गई। और यहां पर बैंकों के पास अधिकार आ गया कि वो अटैच कर सकते हैं, अटैच जो एसेट है या परिसंपत्तियां हैं या जो संपार्श्विक रखे गए हैं गिरवी के तौर पर, उनको वो अपने पास अटैच कर सकते हैं, यानी कि उनकी जब्ती कर सकते थे। ये अधिकार इस कानून के तहत दिया गया था। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने ये भी कहा था कि ये लोग, यानी कि बैंक्स जो हैं वो बेसिकली एलिजिबल नहीं होती, उनके पास योग्यता होती नहीं है कि एलिजिबल तो है लेकिन उनके पास एबिलिटी नहीं है कि वो किसी को लोन देने के पास मारपीट करके या उसे डरा धमका के पैसा रिकवर कर सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ओपन करने का भी प्रोविजन किया। एजेंसीज फॉर रिकवरी, यानी कि ऐसी संस्थाएं बनाने की बात कही गई जो डेडिकेटेड रिकवरी करेंगी। और उन संस्थाओं का नाम जो था, आपको याद होगा, हमने डिस्कस भी किया था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंपनीज उनको नाम दिया गया था। रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है, कंपनीज नाम दिया गया था। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज
ऐसी संस्थाएं होंगी, दे विल वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, बैंकों के बिहाफ पर काम करती हैं और बैंकों के लिए काम करती हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, पैसों को रिकवर कर कर लाते हैं। रिकवर करके लाने का मतलब है कि इनका काम है पैसे को रिकवर करना। फिर मैंने कहा था कि इसी के कॉन्सेप्ट में एक आगे बढ़ाया गया और सरकार ने एक बैड बैंक की भी संकल्पना करी। अब बैड बैंक क्या थी, तो दो बैड बैंक भी खोली गई जिनको हम NARCL कहते हैं या IDRCL कहते हैं। और इन दोनों बैंकों का काम था कि ये दोनों बैंकें जो डूबता हुआ कर्ज है उसको यहां पर खरीदेंगी बैंकों से और कहेंगी हम रिकवर करके देंगे। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था 1 घंटे की क्लास में, और अब हम इसके आगे चलते हैं। व्हाट आर द सम अदर सॉल्यूशंस टू रिकवर द लोन या टू रिड्यूस द लोन, कैसे हम रिड्यूस द एनपीए, कैसे हम एनपीओ को घटा सकते हैं, इस पर बात करते हैं। इन द ईयर ऑफ 2016, जरा सोचिए आप, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर आप सोचिए कोई भी बैंक है ना, याद करिए, अगर कंपनी को लोन देती है ना, और कंपनी अपना लोन अनेबल टू रीपे हो जाए, वो रीपे नहीं करे, तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको लिक्विडाइज कर दें, यानी कि इस कंपनी को बेच दें और अपना कुर्सी टेबल जो है बेचो और पैसा निकाल लो। एक तरीका ये हो सकता है। बट आप जरा देखो, अगर बेचोगे आप तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारा इम्पैक्ट आपको प्रोडक्शन पर देखने को मिलेगा, यानी कि उत्पादन कम हो जाएगा। वैसे ही भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ, या फिर इसका असर बहुत सारे एम्प्लॉइज पर भी देखने को मिलेगा, उनकी नौकरियां भी चली जाएंगी और इससे तो फिर नए रोजगार भी नहीं आएंगे। तो एक बड़ा चैलेंज ये आपको देखने को मिल सकता है इस केस के अंदर। तो क्या किया जाए, तो यहां पर एक तरीका ऐसा क्यों नहीं ढूंढते हम जिससे कि हमारे पास कंपनी भी बच जाए और लोन भी रिकवर हो जाए। तो ये तरीका क्या होगा, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि 2016 में सरकार ने एक संहिता बनाई है, एक कानून बनाया जिसे हम लोग इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 कहते हैं। ध्यान रखना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 कहते हैं इसे, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप ध्यान रखना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया। अब इसका क्या यूज होगा, कैसे करेंगे, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य था एम्स टू रिकवर, है ना, यानी कि इसका प्रमुख एम था रिकवर द मैक्सिमम पॉसिबल, रिकवर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम एसेट, फ्रॉम एसेट। तो इसका मतलब है कि जो चीज आपने गिरवी रखी है, जिसको भी लोन दिया है, ठीक है, उस लोन देने वाली लोन जिसको भी दिया है, उस दी गई कंपनी से आप कैसे अधिक से अधिक पैसा रिकवर कर सकते हो, इसके लिए व्यवस्था की गई। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका सिंपल उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्तों, उद्देश्य था कि किसी भी परिसंपत्ति से, किसी भी परिसंपत्ति से अधिक से अधिक मूल्य वसूलना, ठीक है। मतलब जो भी आपने जिसको भी लोन दिया है, इस कानून के तहत आप अपना बेस्ट पॉसिबल लोन निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट हो और आपने रेस्टोरेंट को लोन दिया। अगर आप इस रेस्टोरेंट को लिक्विडाइड करेंगे, है ना, लिक्विडाइजेशन करेंगे,
तो आपको बहुत ही लो वैल्यू मिलेगी, है ना, कम मूल्य प्राप्त होगा। एक एग्जांपल लो, आपने इसकी टेबल चेयर बेच क्या ही प्राप्त होगा? कुछ प्राप्त होगा? नहीं प्राप्त होगा। पुरानी टेबल चेयर रहेगी, हांडी रहेगी, यही सब रहेगा, आदमी तो बेच नहीं दोगे, तो कम मूल्य प्राप्त होगा। मान लीजिए बैंक ने रेस्टोरेंट को लोन दिया था 10 करोड़ रुपए का, तो क्या आपको क्या लगता है रेस्टोरेंट बेचने से 10 करोड़ निकल आएगा? नहीं। लेकिन एक तरीका हो सकता है, एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं ये रेस्टोरेंट किसी न्यू इन्वेस्टर को बेच दूं और वो ऑलरेडी रेस्टोरेंट की चेन चला रहा हो, है ना, यानी उसके बहुत सारे रेस्टोरेंट हो, तो वो इस रेस्टोरेंट की बेस्ट पॉसिबल वैल्यू देगा। यस या नो बोलो। और इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा होगा कि रेस्टोरेंट यानी कि प्रोडक्शन भी होता रहेगा, उत्पादन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई जैसे रेस्टोरेंट चल रहा है वैसे चलता रहेगा, लोग खाना खाते रहेंगे, एम्प्लॉयमेंट पर भी कोई असर नहीं आएगा, यानी कि रोजगार पर भी कोई असर नहीं, जिनकी नौकरी चल रही हो तो, यानी कि वो ओनर बदला है बस। तीसरा, लोन की रिकवरी हो जाएगी भाई, यहां से लोन रिकवर हो जाएगा, तो दिस इज द पॉसिबिलिटी, ये संभव है, ये संभव है इसके अंदर। तो यहां पर ये जो आप लिक्विडाइजेशन करते हैं किसी भी एसेट का, किसी भी परिसंपत्ति को अगर बेच दोगे, तो ये बेचने का काम आप कर सकते हो सरफेसी एक्ट के तहत, यानी कि किसी भी संपत्ति को उठा के बेच दो, अपना पैसा निकाल लो, लेकिन बहुत कम पैसा निकलेगा। 10 करोड़ दोगे तो 1 करोड़ नहीं निकाल पाओगे, लेकिन किसी इन्वेस्टर को बेच दोगे, उसको पता है जमा जमाया बिजनेस है, बस थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, ब्रांड का नाम बदलने की जरूरत है, सारा कुछ है, लोग आते जाते हैं, तो ठीक है जी हम इसी को चलाएं, तो वो ज्यादा पैसे दे देगा यहाँ पे। अब अगर ऐसा वो करता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो तरीका है, यही तरीका भैया कहलाता है, ध्यान रखना, इसी तरीके को हम लोग कहते हैं क्या सर? इसी तरीके को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? इसी तरीके को कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है जी, यही तरीका इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है। अब मैंने आपको लॉजिक तो समझा दिया कि कोई तरीका बनाओ जिससे कि आप मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न निकाल सको। ठीक है, अब दोनों के बीच का अंतर कि सरफेसी में सीधा ही जाके बेच दो, जैसे कार है, अब कार तो आपको सरफेसी में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि कार का तो कुछ और तरीका नहीं हो सकता, लेकिन रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां सरफेसी में लोगे तो नुकसान हो जाएगा, आपको ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अब हम ये समझते हैं हाउ इट फंक्शंस, ये कैसे काम करता है। पहली चीज क्या करना है, हमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी नाम को, यानी कि दिवालिया एवं दिवाला शोधन, ठीक है, एक्ट या कोड संहिता की बात करें, दिवाला एवं दिवालिया शोधन संहिता, ऋण शोधन संहिता की बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे कि हाउ इट वर्क्स, कैसे इसको लागू किया जाता है। याद रखिए, देखिए अगर आपको ध्यान रखना है कि कैसे इसकी शुरुआत होगी, कैसे पैसा रिकवर किया जाएगा, तो उसके लिए एक तरीका है। जैसे मैं कहूं, देखो जी, भारत में 2 तरीके के ट्रिब्यूनल हैं, ठीक है, जिसको आप न्यायाधिकरण कहते हैं। ठीक है, न्यायाधिकरण कहते हैं। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल्स। अब इन ट्रिब्यूनल्स के अंदर 2 बातें याद रखनी, 2 प्रकार के ट्रिब्यूनल भारत में काम करते हैं। एक काम करता है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, ऋण वसूली न्यायाधिकरण। और दूसरा है जिसको आप कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, विधिक न्यायाधिकरण। ठीक है, ये 2 न्यायाधिकरण बैंकों से संबंधित। अगर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में,
बैंक एंड इंडिविजुअल के बीच में, यानी कि जैसे बैंक और किसी व्यक्ति विशेष के या परिवार के बीच में है तो उसे यहां पर आना पड़ेगा, इनके पास, ठीक है। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट या कोई भी लेन देन किसी बैंक और कंपनी के बीच में है या कॉरपोरेशन के बीच में है, मतलब किसी कंपनी या किसी निगम के बीच में है, तो कहां जाना पड़ेगा भाई? तो जाना पड़ेगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां जाकर, यानी कि कंपनी के केस यहां, ये शुरुआत हुई 2016 में और इसकी शुरुआत हुई थी 1993 में, ठीक है। तो कंपनियां, जैसे मान लीजिए मैंने पैसा लिया और मैं वापस ना कर पाऊं तो मुझे बैंक यहां ले जाएगी। कोई कंपनी वापस ना कर पाए तो कंपनी को बैंक यहां ले जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऐसे करके सवाल पूछते, प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, याद रखना। अब जैसे मान लो यहां पर डेटर, ठीक है, डेटर का मतलब लेनदार, कर्जदार या क्रेडिटर, जिसको आप कहते हैं ऋणदाता, दोनों में से कोई भी यहां जा सकता है। यानी कि डिपेंड्स भाई, अगर विवाद हो जाए तो ये भी जा सकते हैं और ये भी जा सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई फॉर IBC 2016, और क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं कि भैया हमारे ऊपर, इनको बोलो कि सरफेसी ना लगाएं, इनको बोलो कि ये IBC की प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकते हैं, IBC के लिए, IBC की प्रक्रिया के तहत हमारा केस चलाएं और हम कोशिश करें रिकवर करने की। अच्छा जी, अगर ऐसा होता है, इफ, पहला तो है कि अगर NCLT क्या कर सकता है। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? फर्स्ट स्टेप, अगर ऐसा हो सकता है, पहला तो इफ NCLT रिजेक्ट्स, ठीक है। अगर NCLT को लग गया कि ये टाइम बर्बाद करने वाली बात है, जबरदस्ती का ये प्रोसेस करवा रहा है, तो फिर वहां पर वो सरफेसी के लिए आदेश दे सकते हैं, ठीक है। वो कह देगा कि कोई फायदा नहीं है IBC से जाने का, यदि NCLT द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए, यदि NCLT द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाए तो सरफेसी कानून लागू करके वसूली होगी। मतलब देखो, NCLT ने साफ साफ कह दिया कि भाई तुम्हारे कोई दम नहीं है, लोग समय बर्बाद होगा, इसका पैसा नहीं निकलेगा, तुम अपना डायरेक्ट बेचो, कहां ये इन्वेस्टर ढूंढने। लेकिन अगर इफ एक्सेप्ट्स, अगर यदि स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करने के बाद NCLT द्वारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स अपॉइंट या नियुक्त किए जाएंगे। मतलब इनने कह दिया हाँ ठीक है, चलो जी आप जाओ, करो जाके, चलो ठीक है। तो NCLT द्वारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करें। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मतलब
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब हुआ ऐसे विशेषज्ञ जो ऋण की अधिकतम मूल्य दिला सकते हैं योजना बनाकर। एक योजना बनाएगा, जैसे ये समझ लो कि ये आदमी वो आदमी है जिसका काम है आपकी बैंक के लिए पैसा निकलवा के देना, तरीका बताएगा। अगर एक पॉइंट कर दिया तो ये क्या करेगा, मेक अ रेजोल्यूशन प्लान। ठीक है, क्या करेगा भैया, यहां एक योजना तैयार करेगा। ठीक है, यह एक योजना तैयार करेगा। पहला पॉइंट ये है कि कैसे पैसा रिकवर होगा, इसकी योजना बनाएगा। दूसरा, 330 डेज मैक्सिमम टाइम लिमिट है। टाइम लिमिट तो हम क्या सकते हैं, 330 दिन अधिकतम समय सीमा दी गई है कि ये काम कितने दिनों में निपटाना है इसको, 330 दिनों के अंदर। 330 दिनों के अंदर इसको ये काम निपटाना है भाई। ठीक है, 330 दिनों के अंदर इसको ये काम निपटाना है। ठीक है, अच्छा आपको ये ध्यान रखना है, 1 करोड़ से अधिक रुपए के मामले ही स्वीकार। ठीक है, 1 करोड़ रुपए से अधिक का अगर कोई मामला है तो उसे स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनके लिए इतना सिस्टम है जब लोन 1 करोड़ रुपए से अधिक का हो। ठीक है, यहां पर देख लीजिए 330। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लीजिए। मान लो इसने एक प्लान बनाया, फाइंड अ न्यू इन्वेस्टर। इसने सोचा उस कंपनी के लिए एक नया निवेशक ढूंढ दूं। एक नया निवेशक ठीक है, खोजता है। अब नया निवेशक मिल गया तो बहुत बढ़िया, तो नए निवेशक कई सारे लेकर आएगा। जैसे ये कहेगा ये रेस्टोरेंट है, आप लोग बताओ लगाना चाहते हो पैसा। लोग कहेंगे अच्छा कितने में दोगे, तो अपनी अपनी बोली बोलेंगे। तो यहां पर होगा ऑक्शन। क्या करेंगे, नीलामी करेंगे कि भाई इस कंपनी को कौन लेना चाहता है। नीलामी हुई और यहां पर जो हाईएस्ट बिडर होगा, सर्वाधिक बोली होगी, उसी को कंपनी दे दी जाएगी। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, आपके प्रश्न के लिए इतना ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है कि सरफेसी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें कोई प्रक्रिया नहीं है। कानून ऐसा है कि भैया सीधे गए बैंक वाले और उन्होंने देखा कि भाई हमें संपत्ति दे दो और सीधा बेचो और पैसा निकाल लो, ये कानून। लेकिन ऐसा कोई लोन जिसमें लेनदार को ये लग रहा हो कि नहीं इसमें मुझे नुकसान हो जाएगा, तो वो ऐसा अपील कर सकता है एनसीएलटी में जाके कि भैया सरफेसी के थ्रू नहीं, आईबीसी के थ्रू मेरे पैसे रिकवर करवाइए, बैंक के पैसे। अब आईबीसी के थ्रू जाते हैं तो एनसीएलटी पहले देखेगी कि मामला ठीक है, इसमें रिकवरी हो भी पाएगी या नहीं। अगर नहीं होगी वही मना कर देगी कि बार बार बेचो, चलो यहाँ कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर उसे लगे कि नहीं रिकवर हो जाएगा, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो मजे मजे है कि नहीं। फिर वो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट करेगी, वो उसको बोलेगी प्लान बनाओ, 330 दिन के अंदर पूरा लागू करो और कोशिश करो नया निवेशक ढूंढकर उस कंपनी को बेचो, उससे पैसे लाओ
उत्पादन भी, कंपनी भी चलती रहेगी, पैसा भी चलता रहेगा और बैंक वाले को अपना पैसा भी मिल जाएगा। दिस इज द होल कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करते हैं सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये अभी हाल ही में इतना इफेक्टिव रहा है जिससे कि हम देख सकते हैं, अगर हम इकोनॉमिक सर्वे में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमें ये बात बता देगा कि भैया बहुत, कभी कभी देखने दीजिए आया क्या, अरे हाँ, तो हमें ये बात इससे पता चलती है कि भाई किस तरीके से इकोनॉमी काम कर रही है, ठीक काम कर रही है, नहीं कर रही है। आओ जरा देखते हैं। देखो भाई क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले दो तीन बातें हमें अपने कॉपी में नोट करनी है, समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमारी बैंक का जो ग्रॉस एनपीए है, ग्रॉस एनपीए का मतलब हुआ सकल एनपीए। सकल एनपीए मतलब कुल एनपीए, ठीक है जी, डूबता कर्ज। तो ये 2021 में 7.3% था, यानी कि 100 रुपया जब उधार दिए तो उसमें से 7.3% रुपया, 7.3% जो है वो डूब रहा था। लेकिन इस तरीके से जो आईबीसी है उसने कमाल कर दिया, धोती पहाड़ के रुमाल कर दिया समझ लीजिए। तो ये कम होने लगा, 5.8% हुआ, फिर 3.2% हुआ, फिर 2.8% हुआ, और 2024 सितंबर में पूछेंगे कि रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना ग्रॉस एनपीए है, तो ग्रॉस एनपीए है 2.6%। ठीक है, अब जैसे जैसे एनपीए कम होगा, ध्यान रखना, जब एनपीए कम होगा, डूबता कर्ज जब कम होगा, तो लाभप्रदता या प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं? यस। तो मार्च 2021 में बैंकें हमारी 0.7% लाभ कमाती थी, आज मार्च 2022 में 0.9% कमाती है। फिर धीरे धीरे करने क्या लगा, देखो इंप्रूवमेंट इन द प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रहा है, रिटर्न ऑन एसेट। जितना पैसा वो लोन देती हैं, 100 रुपया लोन दिए तो पहले केवल 70 पैसा उनको बचता था, अब आज के समय में 1.4% पैसा बचता है, यानी कि जो एनपीए है वो काफी हद तक कम हो गया है। तो रिटर्न ऑन एसेट जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट जो है वो क्या हुआ है, बढ़ा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहां से, दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस। तो रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट का मतलब कितना पैसा लगाया और उस पर कितना कमाया। तो लगाते थे पहले 70 पैसा कमाते थे, अब 1.4% कमाते हैं। ठीक है, उतने में ही सोच लो क्या हाल कर दिया है। यस, अब यहाँ पर कुछ दिखाया गया कि कितना बैंक क्रेडिट है, ये सब चीजों हमारे काम की नहीं है, और कुछ काम का होगा तो वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूं। चलिए, दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अभी कुछ ऐसे खास नहीं है इसके अंदर, चलो थोड़ा सा मैं समझा ही देता हूँ फिर। ठीक है, आरआरबीज को लेकर है, रीजनल रूरल बैंक्स को लेकर क्वेश्चन नहीं बनेगा इधर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लेट्स मूव ऑन। अब आते हैं कि और क्या तरीके हो सकते हैं। तो 2015 के अंदर हमारी सेंट्रल बैंक ने, क्योंकि इन सब में लोन या पूरी मार्केट जो है, मोर देन 70% मार्केट इज कैप्चर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर बैंक। जो सरकारी बैंक हैं उनके पास 70% मार्केट है। तो जब 70% मार्केट उनके पास है तो हम क्या चाहेंगे बताओ? हम तो यही चाहेंगे ना कि कैसे भी करके सरकारी बैंकें अच्छा करेंगे। सरकारी बैंकें डूब जाएंगी तो फिर तो बहुत नुकसान हो जाएगा, सरकार को पैसे भरने पड़ जाएंगे। देखो जरा, तो एक मिशन, एक तो टीकाकरण है, ये टीकाकरण नहीं है, ध्यान रखना, मिशन इंद्रधनुष। क्योंकि हमारे देश के अंदर जरूरी क्या है, जरूरी है सरकारी बैंकों का सुधरना। अब सरकारी बैंकें सुधरेंगी कैसे, तो कहते हैं 2015 में एक मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। अब मिशन इंद्रधनुष 2015 में शुरू हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था?
तो प्रमुख उद्देश्य था रीवैम्प पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक। तो इसका मतलब हुआ सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में सुधार। ठीक है, तो सरकारी बैंकों को इंप्रूव करना है, कैसे उठाना है। अगर हमारी सरकारी बैंकें सुधर जाएं तो बहुत सारा एनपीए या डूबता कर्ज तो वैसे ही कम हो जाएगा, है कि नहीं, बोलो। तो कैसे सुधरेगा? तो पहला तो इन्होंने 7 फॉर्मूला दिया, यानी कि एक तरीके से हम 7 की कंपोनेंट्स इन्होंने बताए, वो अप्लाई करने चाहिए। ठीक है, तो 7 की कंपोनेंट्स बताए। इसके अंदर क्या बताए? 7 प्रमुख कंपोनेंट। पहला तो इन्होंने कहा कि देखो जी, सरकारी बैंकों में एक समस्या ये है, इसलिए भी सरकारी बैंकें अच्छा नहीं कर रही क्योंकि उनके अपॉइंटमेंट्स या नियुक्तियों में हेरफेर होती है। तो नियुक्तियां सबसे बड़ी जरूरी है कि जो हायर लेवल पर होती है, दैट शुड नॉट बी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड, उनमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बढ़िया से काम करें, वो निष्पक्ष हो, जो लायक हो उसे ही प्रमोशन मिले, कैसे प्राइवेट सेक्टर में मिलता है वैसा काम होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि कैसे ऐसे लोग मिलेंगे, तो फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिए। ठीक है, और जो बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा ना, याद रखना, बैंक बोर्ड ब्यूरो होगा, उसका काम क्या होगा? बैंक बोर्ड ब्यूरो का, बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम यह होगा कि वो सलाह देगा, है ना। क्या देगा? बैंक बोर्ड ब्यूरो जो होगा वो बेसिकली सलाह देगा। किसको सलाह देगा? हमारी सरकार को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कि कौन इंसान ज्यादा परफेक्ट है बैंक के लिए, इसको आपने नियुक्त करना चाहिए, ये सलाह देगा। फिर इन्होंने कहा कि देखो, जब आप इन सबसे ठीक हो जाओगे, जब नियुक्तियां ठीक हो जाएंगी, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बड़ी बड़ी सलाह देने वाली संस्थाएं बनेंगी, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा कि बैंकों का कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन का मतलब है पुनर्पूंजीकरण करना पड़ेगा या पूंजीकरण करना पड़ेगा। पूंजीकरण का मतलब हुआ कि देखो, बैंकें तो बहुत नुकसान में चल रही, तो एक काम करो, इनको कुछ पैसा दो जिससे वो निकल सके, है ना। तो ये भी करना पड़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि डी स्ट्रेसिंग भी ध्यान रखनी है। डी स्ट्रेसिंग का मतलब हुआ कि बैंकें ना स्ट्रेस में रहेंगी, और जब डी स्ट्रेसिंग कर दोगे तो हम ये कह सकते हैं कि दबाव ग्रस्त जो है वो थोड़ा सा कमी लानी पड़ेगी उसकी। बैंकों की दबाव ग्रस्त है, जैसे इसका सीधा सीधा सा मतलब है एनपीए को कंट्रोल करने पर बात हो रही है कि धीरे धीरे करके एनपीए को भी कंट्रोल करिए आप, क्योंकि जब तक आप एनपीए कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर बैंक अच्छी तरीके से काम नहीं चलेगी। तो चौथा ये ऑप्शन दिया। फिर इन्होंने डिस्ट्रेसिंग के साथ एक और बात कही कि बैंकों को एम्पावरमेंट की जरूरत है, यानी कि एम्पावरमेंट की जरूरत है, सशक्तिकरण की जरूरत है। तो सशक्तिकरण की अगर जरूरत की मैं बात करूं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि बैंकें अगर एम्पावर्ड होंगी, मजबूत होंगी, ठीक है, तो फिर बैंक्स कैन टेक देयर ओन डिसीजन। कई बार ऐसा होता है कि सरकार के छोटे छोटे लोग, हर कोई आता है और वो घुसता है, वो अपने हिसाब से बताने लगता है। तो एम्पावर का मतलब पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो कम करना पड़ेगा। तो पहला सूत्र हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया, और पांचवा ये हो गया। देयर वर 5 फॉर्मूलाज। तो इसके बाद इन्होंने 6 नंबर पे भी एक बात बताई। कहा देखो जी, बैंकों को इन 5 तरीके की फ्रीडम तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन इसके बाद और भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। कहा कि फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आप देखो किस तरीके से एक प्राइवेट एम्प्लॉय अपनी नौकरी के लिए मरता है, यानी कि जवाबदेहिता तय करनी पड़ेगी, देयता तय करनी पड़ेगी। तो जवाबदेहिता तय करनी पड़ेगी, उसकी बहुत जरूरत है। छठवें के बाद 7वें नंबर पर अगर हम आए, तो फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जवाबदेहिता तय करनी पड़ेगी। इसके
क्योंकि होता क्या है प्राइवेट बैंक में, देखिए हर हायरार्की सिस्टम कितना बढ़िया होता है, वो बैंक डूबने का मतलब खतरा नहीं है। अब हमारी बैंक, सरकारी बैंकों में अगर किसी ने किसी को लोन दे भी दिया चोरी छुपे, तो वो अपनी ऐठ में रहता है, उसको लगता है क्या ही कर लेंगे हमारा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए इसमें, है ना। तो जवाबदेहिता होती है, वो भी एक जरूरी है। फिर आते हैं एम्पावरमेंट हो गया, गवर्नेंस। क्या बैंकों में स्ट्रक्चर को सुधारने की जरूरत है? सुधार की बहुत जरूरत है, गवर्नेंस रिफॉर्म, कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बने कि हाउ द बैंकों के अंदर क्या चक्कर है कि पता चलता है किसी ने फर्जी साइन कर दिया पैसा निकाले, ये सब की बहुत जरूरत है, काफी डिजिटलाइजेशन में। इन सबसे क्या होगा कि बैंकें बहुत इंप्रूव कर जाएंगी, और वही चीज हमें देखने को मिल रही है कि कितना बढ़िया तरीके से एट दिस मोमेंट बैंकें काम कर रही हैं भारत के अंदर, और वो रिकवर कर रही हैं पैसे को बेस्ट पॉसिबल वे से, जितना भी तरीका हो सकता है उस तरीके से पैसे को रिकवर कर रही हैं। बस इसमें एक अपडेट आपको याद रखना है कि ये जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है, इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। वो क्या है वो हमें बताओ। 7 ये बातें ध्यान रखनी है। इन 7 बातों को आप ABCDEF और G में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि उसी क्रोनोलॉजी में अपॉइंटमेंट, बैंक बोर्ड ब्यूरो एंड कैपिटलाइजेशन, डिस्ट्रेसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट, फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस, ये सब चीजें। ठीक है, एक चीज और लेते हैं यहां पर एग्जांपल के लिए। अब वो ये है कि समटाइम्स हमने देखा है, कई बार, आप ध्यान रखना ये चीज, कि हमारे देश के अंदर जो सरकारी बैंकें हैं, उन सरकारी बैंकों में अपॉइंटमेंट पहले सरकार अपनी मर्जी से करती थी, बट बाद में फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया। ठीक है, तो बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या काम करता था? बैंक बोर्ड, ठीक है जी, ब्यूरो बनाया गया। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया, और बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम क्या था? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो जो बना, उसका काम था रिकमेंडेशंस देना, रिकमेंडेशंस, ठीक है, सुझाव देना सरकार को। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की जो बैंक होती हैं, क्षेत्र की बैंक जो होती हैं, जिनको आप PSBs कहते हो, PSBs, उनके जो हायर अथॉरिटीज हैं, हायर मैनेजमेंट, तो जो उच्च प्रबंधन है, उच्च प्रबंधन की नियुक्ति के लिए यहां पर ये अपॉइंटमेंट्स या हायर प्रबंधन, उच्च प्रबंधन के लिए ये यहां पर इनकी नियुक्ति या इनका अपॉइंटमेंट के लिए इनको क्या देते थे? सुझाव देते थे नियुक्ति के लिए। ठीक है, अच्छा याद रखना, इनकी नियुक्ति ये नहीं करते, दे आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी विच आर रिस्पॉन्सिबल। सुझाव दिया तो अब वो पसंद भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। मान लीजिए बैंक बोर्ड ब्यूरो ने कहा कि ये इंसान ठीक है, सरकार कह सकती है, नॉन बाइंडिंग नेचर का, ये चीज ध्यान रखना। बट यहां पर आपको ध्यान रखना कि इन्होंने बाद में क्या किया, 1 जुलाई 2022 को रिप्लेस्ड बाई FSIB। क्या लिख रहा हूं मैं, वापस से लिख रहा हूं, FSIB। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो की इस बैंक बोर्ड ब्यूरो को FSIB द्वारा विस्थापित कर दिया गया, विस्थापित कर दिया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा यहां पर इसकी स्थापना, एक नई संस्था बना दी। तो अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो नहीं है, बल्कि अब ये FSIB है। अब आपके मन में आएगा ये क्या मजाक हुआ, कभी ये स्थापित कर दिया, स्थापित करने की क्या जरूरत है, क्या फायदा मिला इसका? तो चलिए इसका फायदा भी देख लेते हैं। FSIB को जो फुल फॉर्म दिया गया, वो फुल फॉर्म दिया गया फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, तो हम क्या आंसर लिखेंगे?
फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ठीक है, ये नाम है इसका। अब ये बैंक बोर्ड ब्यूरो का एक्सपेंडेड रूप है, यहां पर थोड़ा एक्सपैंड किया गया है, यानी कि ये व्यापक है, उसकी तुलना में एक्सपैंडेड है यानी कि व्यापक है। व्यापक का काम मतलब क्या हुआ, यहां पर जो रिकमेंडेशन होगी वो ये रिकमेंडेशन केवल किसके लिए नहीं देगा, बैंक के लिए नहीं देगा, बल्कि ये अब कई चीजों के लिए रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। तो रिकमेंडेशन जो है वो बेसिकली एक तो ये देंगे अपॉइंटमेंट्स के लिए, यानी कि नियुक्तियों के लिए। तो जो नियुक्तियों के लिए ये आप दे रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है। तो पहली चीज है कि डायरेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर बैंक, आप मान लो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो पब्लिक सेक्टर का बैंक का जो डायरेक्टर है फुल टाइम मेंबर्स होते हैं ना, उन सबके लिए ये रिकमेंडेशन देंगे, पहली चीज तो ये, ठीक है। और दूसरा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये लोग इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी, इंश्योरेंस कंपनीज यानी कि बीमा जो कंपनियां हैं भारत में, जैसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी है भारत के अंदर, एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उनके भी जो जनरल मैनेजर होंगे, ठीक है, जनरल मैनेजर या डिप्टी मैनेजर होंगे, उनको भी यहां पर ये लोग इंक्लूड करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेरी बात आप उम्मीदन समझ गए होंगे कि रिकमेंडेशन या सुझाव या अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो इस तरीके से किए जाएंगे। और फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड जो होगा, हिंदी वाले लोग लिख सकते हैं वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, वित्तीय वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो, ठीक है। व्यापक है, सुझाव देता है नियुक्तियों के लिए, ठीक है। बीमा कंपनियां हैं तो उनमें भी जो मैनेजर के प्रबंधक के पद पर हैं उन लोगों के लिए सुझाव देता है। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो वाले इतना सुझाव नहीं देते थे, ये ज्यादा सुझाव देते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जी, ये तो हमने अपने इस टॉपिक में हम अंतिम चरण में चल रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएं, है ना। और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज ये कंप्लीट हो जाएगा, कल से हम इन्फ्लेशन के टॉपिक को पढ़ेंगे भी। आ जाइए, देखिए अगर कोई भी बैंक आरबीआई की बात नहीं मानेगी तो आरबीआई क्या करेगा पता है, आरबीआई फिर उस पर कुछ एक्शन लेगा। सपोज दैट कोई बैंक हो, अब वो लाभ न कमाए, कोई बैंक को जो अपने पास रिस्क से लड़ने के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी ना रख पाए, कोई बैंक है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभप्रदता कम हो गई हो, तो फिर क्या होगा, तो गवर्नमेंट मस्ट हैव टू, क्योंकि फिर ऐसी बैंक तो आपके कस्टमर के पैसों को रिस्क में डाल देंगी ना भाई। तो यहां पर ऐसे लोगों के खिलाफ आरबीआई प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मतलब त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, ठीक है। ये लिया जाता है। क्या है ये, देखो जी पर्पस का सिंपल सा है, ये सेट ऑफ रेगुलेटरी मेजर्स है which is implemented by the RBI to address the financial stress in the bank, ठीक है। तो वी कैन से कि ये एक प्रकार के रेगुलेटरी मेजर्स हैं, ठीक है, रेगुलेटरी मेजर्स हैं which is implemented
by RBI in financial stress, during financial stress in bank, during financial stress इन बैंक। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नियामक मेजर्स हैं, मापक हैं, जो आरबीआई द्वारा लिए जाते हैं। इसको हम हिंदी में लिखें, बैंकों में वित्तीय अस्थिरता के समय आरबीआई द्वारा नियामक मेजर्स, माप या नियामक मापक लिए जाते हैं। ठीक है, लिए जाते हैं, मेजर्स लिए जाते हैं। तो कैसे ऐसे मेजर्स या ऐसे व्यवस्थाएं, ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जिनसे कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर हो सके। लेकिन ये कब अपनाएंगे? कोई ऐसी सिचुएशन होगी जब इनको अपनाया जाएगा, क्या तरीका है? तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 3 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, इन केस कब होगा ये? पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि ये तब हो सकता है जब आपका नेट एनपीए यानी कि शुद्ध एनपीए ज्यादा हो। पहला, बहुत ज्यादा आपके ऊपर कर्ज हो गया, ठीक है। फिर आपका दूसरा यहां पर कह रहे हैं लो रिटर्न ऑन एसेट हो, ऑन एसेट हो। लो रिटर्न ऑन एसेट का मतलब जब आपके पास, जब आपकी परिसंपत्तियां हैं, आपने जो एसेट दिया है उस एसेट पर कम रिटर्न आ रहा हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आपकी लाभप्रदता कम होगी, ठीक है, ये एक तरीका होगा कि बहुत कम है लाभप्रदता। तीसरा, जब आपकी बैंक के अंदर रिस्क से लड़ने की क्षमता नहीं होगी, और रिस्क से लड़ने की क्षमता को हम लोग कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बोलते हैं, यानी कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात बोलते हैं। जब ये कम हो, लो हो, यानी कि ये भी लायक नहीं, तो आप यानी कि बैंक इज इन हायर रिस्क। अगर आपके यहां ऐसा है तो इट मींस आपकी बैंक बहुत ही हाई रिस्क में है मेरे भाई, ध्यान रखना। कैसा रिस्क है? हाई रिस्क है, बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क, बहुत हाई रिस्क है। तो देयर शुड बी सम करेक्टिव मेजर्स। अब इस केस में आरबीआई कुछ करेक्टिव मेजर लेगा या कुछ कार्रवाई देखो करेगा, ये बात तो तय हो गई, क्योंकि भैया आपकी कंडीशन ही ऐसी है। और अगर आरबीआई कुछ कार्रवाई करेगा तो वो कार्रवाई है क्या? ठीक है, पहला, आपको वो स्ट्रिक्ट वार्निंग दे सकता है, चेतावनी दे सकता है ना। डीपर ऑडिट हो सकती है, डीपर ऑडिट यानी कि खतरनाक वाली ऑडिट हो जाएगी, जांच करेगा, सुपरविजन बढ़ा देगा आपके ऊपर, ठीक है। सेकंड क्या हो सकता है? रिस्ट्रिक्ट्स डिविडेंड या डायरेक्टर्स सैलरी, डायरेक्टर्स सैलरी, क्योंकि यही लोग तो पैसे को रिस्क में डाल रहे हैं, तो वेतन
पर लगाम लगा देंगे, चलो जी हो गया काम तुम्हारा, तब ना सुधरेगा। और जरूरत लगी तो इन्वेस्टर्स का डिविडेंड भी रोक देंगे, यानी कि निवेशकों को भी कहेंगे पहले उनका पैसा जिन्होंने आपकी बैंक में जमा किया उनको मिले। ठीक है। तीसरा, रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन, विस्तार रोक देंगे, विस्तार पर लगाम होगा ही भाई, रोक देंगे, लगाम लगा देंगे। यहां तक कि लैंडिंग ऑपरेशंस भी रोक देंगे, लैंडिंग ऑपरेशंस भी रोक देंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। जरूरत लगेगा तो भैया फोर्सिंग शट डाउन भी कर देंगे, नहीं तो अगर नहीं सुधरे तो मर्जर भी कर सकते हैं। मतलब आपके ऊपर ऐसे ऐसे एक्शन ले लेंगे कि आपका तेल निकल जाएगा आपकी बैंक का, है ना, ये ध्यान रखना है। तो स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, और इनको भारत में 2002 में लागू किया गया था पहली बार। ठीक है, तो 2002 में इनको पहली बार लेकर आए। इज इट क्लियर टू यू? कोई दिक्कत किसी को? उम्मीदन किसी को दिक्कत नहीं ही होगी। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए, आरबीआई के करेक्टिव मेजर्स हैं, और कोई समस्या भी आती है तो बाद में आप कमेंट सेक्शन में भी छोड़ देंगे अपनी प्रॉब्लम्स को जब भी वीडियो को देखेंगे, होपफुली, है ना। और इसके नोट्स भी आपको आज या कल में आपको मिल जाएंगे, कल शाम तक आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, मतलब कल मिल जाएंगे होपफुली, है ना। चलिए, तो आरबीआई के करेक्टिव मेजर्स हो गए और स्ट्रिक्ट वार्निंग वगैरह दे दी हमने, और हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, अच्छा जी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।